वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पंथ। आज ही हम बात करेंगे जरा फ्रांस की, जिसके लिए सारी इस्लामिक कंट्रीज कह रहे हैं कि उसका बायकॉट होना चाहिए, क्योंकि वहां पे किसी टीचर ने जो है वो इस्लाम के खिलाफ बात की थी, कोई स्केचेस बने थे और इसके अलावा कार्टून वगैरह इस तरह की बात की जा रही है। साथ ही वहां पे वो स्टूडेंट आया था जिसने जो टीचर ये सब हरकतें कर रहा था और जो टीचर ये सारी बातें कर रहा था, उसको उसने जो है वो मार दिया। और उसके बाद उस स्टूडेंट को भी कुछ लोगों ने वहां पे मार दिया। लेकिन उसके बाद तमाम इस्लामिक कंट्रीज में ये बात हो रही है कि बॉयकॉट किया जाए फ्रांस का, और इस तरह की बातें सब बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो उसके ऊपर हमने सोचा कि हम आज जरा अपने मेहमानों से पूछेंगे कि वो क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए, क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है या क्या है। और पाकिस्तान ने भी कहा कि हर तरह का बायकॉट किया जाएगा, लेकिन क्या पाकिस्तान सिर्फ प्रोडक्ट्स तक ही रहेगा या बाकी इतनी प्रोडक्ट्स आती हैं जिससे हम उन्हें नुकसान पहुंचा सकें। तो उसके लिए सबसे पहले मेहमानों का तारुफ। हमारे साथ हैं जी अली वजीर, जो कि सॉरी अली वारसी, सॉरी अली वारसी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और अपना एक यूट्यूब चैनल पे भी हम उनको देखते रहते हैं, उनकी बातें सुनते रहते हैं। और उसके साथ हमें ज्वाइन किया है नजर ने, जो कि एक लॉयर हैं। और अक्सर आप देखते हैं नजर को भी हमारे शो में बाज़ ऑफ इंडियन पैनलिस्ट के साथ भी दो हाथ करते हुए देख रहे होते हैं। और आयला जहरा, ये भी जर्नलिस्ट है, इनके साथ भी मैंने कुछ शोज किए हैं। बहुत अच्छा बोलती है, बहुत बोल्ड होके बात करती है। बल्कि इनकी एक ट्वीट भी मैंने देखी थी उसके बाद के, वो पूछ रही थी कि क्या जिनके पास फ्रांस के पासपोर्ट्स है या डुअल नेशनल वाले, क्या वो भी अपने पासपोर्ट छोड़ देंगे। तो ये बातें हम इनसे पूछते हैं डायरेक्टली। सबसे पहले लेडीज फर्स्ट। तो चलते आ रहे, क्या कहती हैं आप इस बारे में? देखिए, हम यहाँ पर जब इसकी बात करेंगे तो जो रिस्पॉन्स रहा है पाकिस्तान के अंदर और जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने स्टेटमेंट दी, वो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए उसको डिस्कस करना है, उसको अनपैक करना है कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं, या क्या होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो ये एक हुकूमत को तो एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है ना, कि क्योंकि वो हर तरफ से उन पर अटैक्स हो रहे थे, ऑपोजिशन भी यूनाइट होकर उनके फेलियर्स की बातें कर रही थी। आवाम भी तंग आई हुई है महंगाई की वजह से, प्राइस हाइक की वजह से, और उनको हर तरफ से जो है अपना जो फेलियर है उनको छुपाने का कोई इससे अच्छा क्या उनको मिल सकती थी अपॉर्चुनिटी की एक हो गई है चीज जिसको वो अब्यूज करेंगे कि हम जो है मुस्लिम उम्मा के चैंपियन हैं और हम लीड करेंगे। और वो उन्होंने जो है लेटर लिख दिया मार्क जकरबर्ग को, प्राइम मिनिस्टर ने, कि आप जो है वो जैसे होलोकॉस्ट के खिलाफ जो है वो उसको डिनाई करने की नहीं इजाजत होती, वैसे इस्लामोफोबिया ये इतनी अजीब सी एनालॉजी है। होलोकॉस्ट को डिनाई करना तो वो ये है ना कि आप अगर डिनाई करते हैं तो वो फेक न्यूज होगी, तो उसको तो बंद करना। लेकिन इस्लामोफोबिया आप कैसे डिसाइड करेंगे कि क्या इस्लामोफोबिया है? जो आपके लिए इस्लामोफोबिया है हो सकता है वो और लोगों के लिए ना हो। कोई अगर अपने खुदा को मान रहा है, अपना प्रैक्टिस कर रहा है, अपना फेथ वो जो इस्लाम नहीं है, तो वो आपके लिए वो भी वो हो सकता है कि आपको ऑफेंड करे। तो ये प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये लेटर लिखना एक ऐसे मतलब वो हेड ऑफ द स्टेट तो नहीं है, प्राइम मिनिस्टर को उनको लेटर लिखना, फिर ये बिल्कुल हुकूमत की तरफ से एक कोशिश है कि हमें इस मसले में उलझाएं ताकि वो जो है वो अपने फेलियर से जो है वो उसके ऊपर पर्दा डाल सकें। अगर प्राइम मिनिस्टर बाकी सीरियस है इस्लामोफोबिया को टैकल करने के लिए, तो उनको चाइना के अंदर जो मुसलमानों के साथ ट्रीटमेंट हो रहा है उसके ऊपर भी तो आवाज़ उठानी चाहिए। उसके ऊपर उनकी हुकूमत ने हमेशा से ये पॉलिसी रखी है कि हमने इससे बात ही नहीं करनी है। उस पर ये करना तो दूर की बात कि आप वैसे कंडेम लिप सर्विस ही कर दें, थोड़ा सा ही कंडेम कर दें। वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है वहाँ पे। उनके एडवाइजर जो है नेशनल सिक्योरिटी के, मोहित यूसुफ, वो कह रहे हैं कि वो तो नॉन इशू है हमारे लिए। तो अगर वो आपको वहाँ पे जो उनके साथ इस्लामोफोबिया का शिकार हो रहे हैं चाइना के मुसलमान, वीगर मुसलमान, वो उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे वो जो इस तरह की बातें करें, तो ये मेरे ख्याल से ये एक जैसे प्राइम मिनिस्टर हमेशा से मजहब कार्ड यूज करते हैं, अब वो फिर से वो कर रहे हैं और ये वो करने की है कोशिश है। लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा सा क्रिटिकली सोचना चाहिए इसको। ये हम जो ये बातें करें व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अब बातें वो लिस्ट सर्कुलेट हो रही है कि ये सारे फ्रेंच प्रोडक्ट्स हैं तो आप इनका बॉयकॉट करें। तो उनमें से आधे तो वैसे हैं भी नहीं फ्रेंच प्रोडक्ट्स जो ये लिस्ट के मुताबिक, क्योंकि फेक न्यूज इतनी मतलब व्हाट्सएप पे हमें आदत है ना कि हम बस देखते हैं उसको और यकीन कर लेते हैं, कोई अपनी रिसर्च नहीं होती और वो फॉरवर्ड करके और फिर जो व्हाट्सएप में नजर आता है वो उस पर आंखें बंद करके यकीन कर लेते हैं। तो आदि तो उसमें से फ्रेंच प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम बॉयकॉट करते हैं यहाँ पे जो वो फ्रेंच कंपनीज है वो तो पाकिस्तानी एम्प्लॉयज है ना उनके जो काम कर रहे हैं,
तो अगर उनको बिजनेस लॉस होगा तो वो पाकिस्तानी होंगे जो सफर करेंगे ना। तो आप अपने शहरियों की जो है वो उनका मासी कत्ल करना चाहते हैं क्या? क्या ये इसकी वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, अजीब बात है बिल्कुल। मेरे ख्याल से एक स्टूपिड बात है कि आप ऐसे करें कि यहाँ पे बॉयकॉट करना शुरू कर दें और फिर यहाँ पे प्रोटेस्ट अनाउंस कर दिए हैं कि हम अपने शहरों में। इसका क्या जवाब बनता है कि अपने ही शहरों के अंदर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देंगे जो वहां पे हो रहा है? तो मेरे ख्याल से ये अगर इस हुकूमत को लगता है कि ये बहुत सीरियस इशू है तो मेरे ख्याल से तो इसको हम अकेले तो मुसलमान मुल्क नहीं है ना इस दुनिया में, और जो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है वो उनको रखेंगे। हमारे पास अपने इतने मसाइल हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारा रिलीजियस माइनॉरिटीज को लेकर जो ट्रीटमेंट है वो इतना खराब है। अभी देखें आप, वो एक जो है फोर्स कन्वर्जन की आ रही है अभी वहां से कि एक बच्ची की जो है वो जबरदस्ती शादी कर दी गई माइनर की, और उसको जो है वो सारी बातें जो है हम मतलब इतनी ज्यादा इस तरह की ये होती है। रोज हमें कोई ना कोई ऐसा वाकया मिलता है कि हिंदू टेम्पल के ऊपर अटैक हो गया, अहमदियों का कत्ल हो गया, और माइनॉरिटी के साथ जो अभी शियाज के खिलाफ रैलीज निकल रही थी उनको काफी करार दे रहे थे। तो यहाँ पर जो हो रहा है वो उसको अभी आपके मदरसे के अंदर एक धमाका हो गया है, वहां पे लोग मर गए, उनको भी तो वो भी मुसलमान ही है जो मदरसे हम तो कहते हैं दहशतगर्दी को हमने शिकस्त दे दी है। मदरसे में स्टूडेंट्स मर जाते हैं और आपको जो है वो कुछ पता, तो वो हमने क्या अपने घर में सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया है क्या? यहाँ पे सब कुछ ठीक हो गया कि हम ऐसे ठेका उठा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर इस्लामोफोबिया खत्म करने का? तो मेरे ख्याल से ये हमें हमें ये क्रिटिकल क्वेश्चंस करने चाहिए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बल्कि मुझे वो एक 13 साल की बच्ची है जिसका शायद आप कह रही हैं, और उसके पास उसका नाम भी आरजू है, और उसको जब केस उसका चला है तो कोर्ट के बाहर उसके पेरेंट्स को खड़ा किया गया है। वो अंदर जाके देख भी नहीं सकते कि उनकी बच्ची से क्या पूछ रहे हैं और क्या कह रहे हैं। और कोई आई थिंक 44 या 45 ईयर्स का आदमी है जिसके साथ उसकी जबरदस्ती शादी की गई है और कहा गया है कि ये मुसलमान हो गई। तो हम किस मुंह से आके जो है वो मुस्लिम्स की बात करते हैं जब हमारा खुद का ही हाल है कि हम अपने माइनॉरिटी को किस तरह ट्रीट करते हैं। अली, आपकी तरफ से क्या कहेंगे आप इस सारे टॉपिक के ऊपर? देखें, जो एलिया ने बात की, मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए कि और ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है। फॉर एग्जांपल, आप आज महातिर मोहम्मद की जो ट्वीट्स का उन्होंने एक लंबी सी जो है वो थ्रेड किया है, उसको अगर आप पढ़ें तो वो भी एक इतना ही ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक थ्रेड है। मतलब उसके अंदर दो तीन चीज़ें जो कि मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा, वो बहुत ही जो है ना वो हमारे सिचुएशन से बहुत मिलती जुलती थी। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के जो मलेशिया है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा हमने क्योंकि जो है ना वो लोगों को और अपनी माइनॉरिटीज़ को और अपने मुख्तलिफ जो कल्चर्स हैं और मुख्तलिफ जो रेसेस हैं उनको हमने क्योंकि असिमिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो इस वजह से ये जो मलेशिया पर कुछ नहीं होता और फ्रांस के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, बिल्कुल कंप्लीटली डिस्टॉर्ट कर रहे हैं वो हकीकतों को। मलेशिया के अंदर जो है वो बाकायदा स्टडीज़ मौजूद हैं किस तरह से शियाज़ के ऊपर, जिस तरह से वो वहाँ पर उनको अपने फेथ को प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं है। सिमिलरली जो यहाँ से पाकिस्तान से अहमदी गए हैं, जो मलेशिया के अंदर जो वहाँ पर यूएन की रेफ्यूजीज के जो पैसे हैं वो उनको नहीं मिलते। मलेशिया के जो लोग हैं वो उनको जिस तरह से ट्रीट करते हैं, वहाँ की कंपनीज, कॉर्पोरेट सेक्टर जिस तरह से ट्रीट करता है लोगों को, वहाँ पर जो है वो जीने की जो है वो उनके लिए जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए जो उनको चीज़ें चाहिए होती हैं वो नहीं मिल रही होती। सो ये जो कहना है दोनों तरफ से ये उनका भी इसी तरह का। और आप ज़रा कंपेयर करें इसको अब इमरान खान साहब के साथ भी, तो हमारे वजीर आज़म साहब जो हैं वो भी अक्सर आपको ये बातें कहते हुए नजर आएंगे कि जी ये जो है हो रहा है इंडिया के अंदर, उसको पॉइंट आउट करेंगे कि वहाँ पर फाशिज्म है और लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है, और जिस तरह से मुसलमानों के साथ वहाँ पर बिहेवियर हो रहा है। तो उस वक्त जो है वो इमरान खान साहब भी जो है वो बिल्कुल उनका। और फिर आप जरा देखिए कि ये जो यूएन में अब से कुछ अर्सा पहले साइडलाइंस पर पिछले साल कुछ मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब की, महातिर मोहम्मद साहब की और साथ तैयब एर्दोआन थे, तो तीनों ने जो एक जॉइंट डिसीजन लिया था और उसमें उन्होंने ऐलान किया था कि वो इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट एक टीवी चैनल बनाएंगे। और जरा इन तीनों मुल्कों की थोड़ा सा देखिए कि ये अपनी जो माइनॉरिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल आर्मीनियन जेनोसाइड का तुर्की के ऊपर है, पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से हिंदूज को ट्रीट किया जाता है, अभी एलिया ने जिक्र किया, मैं ये पॉइंट आउट करना यहाँ पर ज़रूरी समझता हूँ कि टोटल 428 टेम्पल्स जो हिंदू टेम्पल्स थे पाकिस्तान में जिस वक्त पाकिस्तान बना था, उसमें से इस वक्त सिर्फ 20 मौजूद हैं, जिसमें से और बाकी 408 जो हैं वो या तो उनके ऊपर कब्जा हो चुका है या वो तबाह हो चुके हैं, या फिर हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट्स के डिसीजंस हैं, और जो लोकल इंतजामिया है वो उन मंदिरों की जगह को खाली नहीं करवा सकती। अभी कुछ अर्से पहले हमने
एक मंदिर के साथ जो कुछ हुआ है इस्लामाबाद में, फिर कल जो काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी की वो आई है, उन्होंने भी यही बात कही है कि जी हालांकि हमें लगता है कि किबला याद साहब जो हैं वो जो उसके सरबराह हैं इस वक्त वो बहुत एक एनलाइटेंड किस्म के मौलवी साहब हैं, लेकिन उसके बावजूद जो उनकी भी डिसीजन है वो उनका भी जो उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी है गवर्नमेंट को वो यही दी है कि आप जो है वो जो मौजूदा मंदिर है उसको फंड कर दें और उसके अंदर जो उसको बढ़ा दें, लेकिन आप नया मंदिर नहीं बना सकते। तो हमें तो पहली बात यह कि हमारा हक नहीं बनता। दूसरी तरफ हम किसी को पॉइंट आउट करते हुए जो है ना, सबसे पहले देखें जब आपने किसी के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे होते हैं ना इस्लामोफोबिया का, तो उससे पहले आपको देखना होता है कि हम खुद अपने मुल्क के अंदर क्या कर रहे हैं, और हमारा मुल्क जो है वो कम से कम हम लोगों को ये हक नहीं पहुंचता कि हम माइनॉरिटीज के ऊपर बात करें दुनिया के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जब तक हम अपने आप को, और हकीकत यह है कि जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक दुनिया भी आपकी बात को अहमियत नहीं देगी। हमेशा आपकी बात को इसी तरह से काउंटर किया जाएगा कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है। आपको पता है कि पाकिस्तान अमेरिका की जो रिलीजियस फ्रीडम्स के हवाले से जो कमेटी है उसके अंदर 13 ममालिक है, उनमें से है जो कि वॉच लिस्ट पर है, हम फेटअप की वॉच लिस्ट पर हैं, हम जो है वो बेयरली मैनेज कर रहे हैं कमिटी ऑफ नेशंस में अपने आप को सरवाइव करने का एज रिस्पॉन्सिबल कंट्री, एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट, और हम पैराया नहीं है। तो उसकी सिर्फ रीजंस जो है वो शायद ये है कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो इस तरह की है कि हम एक पैराया स्टेट को हमें करार नहीं दिया जा सकता, हमें एक ब्लैक लिस्ट में शामिल नहीं किया जाता, हमारी कुछ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। अदरवाइज जो हमारी हरकतें हैं वो इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। फ्रांस कि जहां तक बात है, मैं उसको कहीं से भी जो है ना वो मतलब मैं नहीं समझता कि कोई फख्र की बात है जिस तरह से फ्रांस अपने आप को प्रोजेक्ट करता है, फ्री वर्ल्ड का एक जो है वो दिखाने की कोशिश करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मतलब इसके अंदर मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं। फ्रेंच पीपल, जाहिर सी बात है मैं उनकी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसके बारे में कोई अभी व्यू नहीं दे रहा हूं। मैं सिर्फ लोकल पॉलिटिक्स की, जब उसके बारे में आप बात करेंगी, सवाल करेंगी तो उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन लोकल पॉलिटिक्स के हवाले से मैं बात करना चाहूँ तो मैं ही समझता हूँ कि हमारा कम से कम जो है ना वो हक नहीं बनता कि हम किसी को पॉइंट आउट करें या फिंगर पॉइंटिंग करें। हमारी जो अपनी सिचुएशन है वो उससे कहीं ज्यादा शायद खराब। बिल्कुल ठीक। मुदस्सिर, आपने बात सुनी दोनों की, आप क्या कहेंगे? लेकिन साथ ही बिल्कुल मैं भी आयला से बिल्कुल एग्री करूंगी कि जो चाइनीज मुस्लिम्स हैं उनके लिए हमारी कोई आवाज नहीं निकलती, बल्कि इमरान खान साहब तो कह देते हैं कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, या फिर कहते हैं मैं उनसे अलग से बात कर लूंगा, वहां के जो भी चाइना के प्रेसिडेंट है उनके साथ, लेकिन उस पर हमारी आवाज नहीं निकलती। सारा जोर हमारा सिर्फ भारत के ऊपर चलता है, या बाकी दुनिया में हम अपने झंडे गाड़ने के दावे करते रहते हैं। आरजू सॉरी, इस पे सॉरी मुदस्सिर, मैं एक छोटी सी बात इसमें ऐड करूंगा। आपने जो वजीर आजम साहब की बात कही उसमें मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि मोहित यूसुफ जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम उनसे बात करेंगे कुछ, उन्होंने कहा कि हमारे नजदीक हमने उनसे बात कर ली हुई है और हमारे नजदीक सब कुछ ठीक है, वहां पे सब कुछ सब ठीक चल रहा है वहां। तो ये थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता सारी दुनिया को पता है कितना ठीक चल रहा है, उसकी वीडियोस आ चुकी हैं, सबको सब पता है। अब ये लोग ना माने वो एक अलग चीज है। जी मुदस्सिर। मेरा इस पे ये पॉइंट ऑफ व्यू है। पहले मैं फ्रांस के एस्पेक्ट से कहूँगा कि फ्रांस में जो एक वेव आई हुई है या यूरोप में इस्लामोफोबिया की, उसका जो बैकग्राउंड है वो है जो उधर टेररिस्ट अटैक हुए। अब हम लोगों ने अगर इस चीज़ को एड्रेस करना है यूरोप में, तो आप सिर्फ अपने कंट्री में बैठ के स्पीच करने से नहीं कर सकते। आपको उनकी यूनिवर्सिटीज़ को इंगेज करना पड़ेगा, आपको उनके रिसर्च लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा डिफरेंट फिलोसफिकल अप्रोचेस के थ्रू, और फिर आपको उनके यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस को एंगेज करना पड़ेगा। अब मैं आपको इसमें एक एग्जांपल दे देता हूँ कि फ्रांस बहुत एम्फसाइज कर रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच पे। अब ये फ्रीडम प्रोटेक्टेड है यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पे, जो फ्रांस ने रेटिफाई किया हुआ है। वही कन्वेंशन फ्रीडम ऑफ रिलीजन को भी प्रोटेक्ट करता है। तो हमें हमें ये चाहिए कि वी नीड एम्फसाइज ऑन द फैक्ट कि जिस फ्रीडम पे फ्रांस रिलाई कर रहा है जिस कन्वेंशन के तहत, वही कन्वेंशन फ्रीडम ऑफ रिलीजन को भी प्रोटेक्ट करता है। और अगर हमें इस चीज़ को डील करना है इस्लामोफोबिया को, देखिए ये इसकी हिस्ट्री है, इसका बैकग्राउंड है। तो हमें उनके लोकल्स को अगर इंगेज करना है तो वो यूनिवर्सिटी लेवल पे इंगेज करना पड़ेगा। मैं बाहर पढ़ा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का स्टूडेंट रहा हूँ। मुझे पता है कि आप अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे इंगेज करते हैं उनके स्टूडेंट को तो दे लिसन टू यू। उनकी जो भी अगर आप लिटरेचर वाइज कंट्रीब्यूट करते हैं दे लिसन टू यू। अगर आप सिर्फ इस्लामोफोबिया के रिप्लाई में फर्दर एग्रेशन शो करेंगे तो ये फिर टू रॉन्ग्स दे डोंट मेक अ राइट। तो आपको इस चीज़ को थोड़ा इंटेलेक्चुअली एड्रेस करना पड़ेगा।
और इसके साथ आपको ये हिस्ट्री भी उनको बतानी पड़ेगी कि ये जो इस्लामोफोबिया के पीछे जो टेररिस्ट अटैक जिससे ये जनरेट हुआ इस्लामोफोबिया, वो टेररिज्म कोई सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज़ का नहीं बनाया हुआ। ये इसमें बाकायदा ये यूरोपियन यूनियन का रहा हुआ है किरदार, जैसा इराक हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, सीरिया हो गया। तो ये कोई यूरोपियन यूनियन के ये यूरोपियन कंट्रीज़ के किरदार के बगैर नहीं ये टेररिज्म वजूद में आ गया था। उनका बाकायदा किरदार था और उसके आफ्टर शॉक्स इनको बर्दाश्त करने पड़े हैं और उसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरे रिलीजन को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दें। दे शुड नॉट क्रिटिसाइज़ अ होल रिलीजन फॉर द फेस वैल्यू ऑफ फ्यू मुस्लिम्स। इस तरह नहीं होना चाहिए। और इसको एक एड्रेस करने का तरीका और भी है कि जो यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इसके तहत एक कोर्ट है, सुप्रानेशनल कोर्ट, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। और 2 सिग्नेटरी कंट्रीज़, एक सिग्नेटरी कंट्री दूसरे कंट्री को उस कोर्ट में लेके जा सकता है फॉर द ब्रीच ऑफ राइट। तो हमें टर्की को आगे फ्रंट पे रखना चाहिए बिकॉज़ टर्की ने यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स रैटिफ़ाई किया हुआ है। तो टर्की फ्रांस को यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में इस इश्यू पे लेके जा सकता है कि ये, क्योंकि यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स की अपनी रूलिंग्स हैं कि आप एक कन्वेंशन राइट पे, यानी कि फॉर एग्जांपल आप फ्रीडम ऑफ स्पीच पे रिलाई करके किसी और के फ्रीडम को ट्रांसग्रेस नहीं कर सकते। आपको बैलेंस मेंटेन रखना है। और चूंकि इंटर स्टेट एप्लीकेशंस हो सकती हैं, एक स्टेट दूसरी स्टेट को कोर्ट में लेके जा सकती है, तो मेरा ख्याल से कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को इस टाइम टर्की के साथ होना चाहिए कि टर्की को एक पुश देना चाहिए कि वो यूरोपियन कोर्ट में लेके जाए फ्रांस को इस इशू पे। और इसके साथ हमें हमारे बाकी जो हमारा मुस्लिम वर्ल्ड है, इसको यूनिवर्सिटी लेवल पे इंटेलेक्चुअली इंगेज करना चाहिए। अब जो चाइना का आपने इशू कहा है, चाइना का बिल्कुल सही आप कह रही हैं कि हम चाइना को उस तरह क्रिटिसाइज़ नहीं करते बिकॉज़ टू बी वेरी ऑनेस्ट एक ही फ्रेंड है जिसके थ्रू हम कभी भी थ्रू थिक एंड थिन कोई भी हेल्प आ जाती है। तो जिस तरह इंडिया क्रीमिया के इशू पे रशिया को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता, हम मुसलमानों के इशू पे चाइना को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। दे इट्स जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट, देयर इज़ नो ग्रे एरिया इन दिस रिगार्ड। आई थिंक चाइना दोस्त नहीं है। चाइना से हम सिर्फ जो बिजनेस डील है वो करते हैं, या अगर कोई हमें बेनिफिट चाहिए होता है वो लेते हैं। तो इस तरह से फिर दोस्तियां नहीं होती। अगर आपके कोई बिजनेस डील हो रही हो तो उसमें बीच में दोस्ती नहीं रह जाती। ये तो हम दावा करते हैं कि वो हमारा दोस्त है। आई थिंक द फैक्ट कि चाइना ने उस टाइम भी बिजनेस डील्स कर ली जब कोई और नहीं कर रहा था, पर्टिकुलरली न्यूक्लियर डील्स, तो आई थिंक वो फिर एक एज ऐसा है चाइना के पास जिसको हम लूज नहीं करना चाहते। ये एक मेरी ऑब्जर्वेशन है, आई कुड बी रॉन्ग। और एक मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारे, जैसे हमें कोई नहीं पूछता पूरी दुनिया में, इस तरह चाइना को भी नहीं पूछता। तो वो दोनों ही एक तरह से अकेले, ना हमें कोई घास डालता है ना चाइना को, तो हमने कहा चलो आपस में मिल जाते हैं। तो ये चीज शायद में भी चल रही है। जी हाँ, क्या कहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल ऐसी ही बात है कि जो है वो हमारा अगर स्टैंड प्रिंसिपल होता तो फिर हर जगह पे हम जो है वहाँ पे भी डिप्लोमेटिक, चलिए आप पब्लिक में ना कहें, आप डिप्लोमेटिकली उनसे बात कर लें, उनसे कहें कि हमारे कंसर्न्स हैं, हम तो बड़े चैंपियन हैं मुस्लिम उम्मा के, तो हमारा तो फर्ज बनता है आपसे बात करना। लेकिन वो भी कुछ नहीं है कि इस तरह मतलब बैकडोर टॉक्स उन्होंने की हो, उसका भी कोई हमें नहीं मिलता कि कोई किसी सोर्स ने बताया हो कि कभी हमने रेज किया ऐसा, उसको जरूरी नहीं समझते। तो इसलिए ये हमें ये चाहिए कि हम जो है वो यहाँ पर जो आपने देखा होगा कि खादिम रिजवी की एक वीडियो आ रही थी कि वो कह रहे थे कि ये हमें तो एटम बॉम्ब चला देना चाहिए अपना, और वो कर, तो ये जो इतना अग्रेशन है, अब मुझे बताएं कि क्या हम इस अग्रेशन से उसका मुकाबला कर सकते हैं? अगर वहाँ पे उन्होंने इस तरह की वो डिलिबरेटली मुसलमानों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए कुछ एक इस तरह की चीज बना दी है, कार्टून्स बना दिए हैं, तो उसको ये सोचना चाहिए कि उसे काउंटर करना है तो कैसे करेंगे। ये जो अटैक हुआ है अब फ्रांस में, जो नीस शहर के अंदर जो 3 लोगों को उसने कत्ल कर दिया चर्च के अंदर जाकर टेररिस्ट ने, तो वो एक मतलब क्या वो उसकी थोड़ा सा लाउड बोलिएगा, थोड़ा सा। जी, अब आवाज आ रही है? जी। मैं ये कह रही थी कि जो अटैक हुआ है फ्रांस के अंदर, जो इसका बदला लेने के लिए सपोजेडली किया गया है, तो वो उससे क्या हम कह सकते हैं कि ये हमारी शिकस्त हो गई, वो हमारी जीत हो गई है कि हमने उनको शिकस्त दे दिया, हमने बदला ले लिया उनसे? इस तरह तो ये आप उनके स्टैंड को, उनके पॉइंट को प्रूव कर रहे हैं ना, कि वो उनका पॉइंट ये है कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो रेडिकल इस्लामिज्म है इससे पूरी दुनिया को खतरा है और इसको खत्म करने की जरूरत है, ये दहशतगर्द हैं सारे मुसलमान, वो जनरलाइज कर रहे हैं। तो अगर आप वाकई में दहशतगर्दी करते हैं उसके जवाब के अंदर, वो आपको प्रवोक करें और आप जो है प्रवोक हो जाएं और इस तरह दहशतगर्दी करें या वायलेंस इंसाइट करें
जैसे कि हमारे यहाँ पे भी मौलवी हजरात कर रहे हैं अब कि हम बाहर निकलेंगे, हम हुकूमत से कहेंगे कि आप सारे रास्ते बंद कर दें वहाँ से। वहाँ पे हमने एम्बेसडर हमारा था ही नहीं, हमने रेजोल्यूशन पास कर दी कि एम्बेसडर को वापस बुला लें, बाद में पता चला कि वहाँ पे एम्बेसडर है ही नहीं हमारा। तो इस तरह की जो बातें कर रहे हैं हम, मतलब उसके अंदर आकर, तो वो उससे हम अपनी जो कॉज है, जो भी हम अगर इस्लामोफोबिया के, इस्लामोफोबिया वाकई एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप सही मायनों में उसके खिलाफ अगर खड़े हों तो वो ठीक है, आपका प्रिंसिपल स्टैंड होगा, ये नहीं है कि उसमें कोई गलत बात है, लेकिन वो फिर ये सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए ना कि आप एक जगह पे करेंगे। इनका मेरे ख्याल है फ्रेम फ्रीज हुआ है। मैं अली आपकी तरफ आती हूँ। आपने जैसे बात सुनी कि अब मैंने एक जगह मैंने ट्विटर पे देखा था कि कोई पाकिस्तानी था और उसने कोई जो हिंदू कम्युनिटी होती है उनके कोई किसी किस्म की मूर्ति या किसी चीज की तस्वीर बनी हुई थी उसपे, और उसको वो फाड़ के बता रहे थे और जैसे बहुत बड़ा कारनामा कर रहे थे। वो ये बता रहे थे कि देखो मैं ऐसे फाड़ के फेंक रहा हूँ, ठीक है। तो क्या सिर्फ गैरत हमें सिर्फ हमारे ही रिलीजन के लिए होती है, किसी दूसरे के रिलीजन के लिए हम जो मर्जी करें? अभी थोड़े दिन पहले आपने भी जिक्र किया कि वो मंदिर मेरे ख्याल है नवरात्रि का फंक्शन चल रहा था, तो किस तरीके से वहां पे मूर्तियां तोड़ी गई। और तो ये ब्लास्फेमी लॉ सिर्फ इस्लाम के लिए तो नहीं है, मेरे ख्याल है वो तो हर रिलीजन पे होता है। तो उनके लिए क्यों कोई सजा नहीं है? हम कोई आवाज तक नहीं निकालते, हम मीडिया पे भी बात नहीं करते, सुनते किसी को कि ऐसा कुछ हुआ है, और ना ही इस तरह के लोगों को पकड़ा जाता है जो उस पे बात कर रहे होते हैं ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे। लेकिन हाँ, पाकिस्तान इस्लाम के ऊपर कुछ हो जाए तो बड़े हमारे खून खौल जाते हैं, हम निकल पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और आपने जो बात की है ना वो बिल्कुल बहुत वजह बात है। उसकी बात ये कि पाकिस्तान में जिस तरह से हिंदू कम्युनिटी के साथ अभी आपने जिक्र किया, अभी कुछ अर्सा पहले जो 2 अदद मूर्तियां निकली थी गौतम बुद्ध की खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में सवात के पास, और वो भी इसी तरह से वो ठेकेदार साहब जो थे उन्होंने कहा कि उसको हथौड़ी से मार के तोड़ दो। फिर उसके बाद हमारा जो फोर्स कन्वर्जेंस का आपने शुरू में जिक्र किया, फोर्स कन्वर्जेंस का इशू जो है वो 2014 के फिगर्स के मुताबिक जो है वो 1000 का फिगर था। तो अब वो शायद मोस्ट लाइकली जो है वो, क्योंकि उसके बाद से कोई स्टडी भी नहीं हुई है, 1500 के करीब हो सकता है ये जा चुकी हो, कम भी हो सकती है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कुछ कम हुआ है। सेकेंडली जो बात अभी आपने की यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया था मुदस्सिर ने, जिस वक्त उन्होंने कहा कि हमें उनकी यूनिवर्सिटीज में जाके एंगेज करना पड़ेगा। देखिए मेरा इस पर जो है ना व्यू थोड़ा सा ये है कि बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, मुदस्सिर की बात दुरुस्त है कि आप यूनिवर्सिटीज में जाके जब एंगेज करेंगे तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने पैलेस्टाइन के कॉज में देखा कि आज से 50 साल पीछे चले जाएं, 60 साल पीछे चले जाएं, तो आप उनकी यूनिवर्सिटी में जाके अगर आप 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करेंगे, पैलेस्टाइन के कॉज की बात करेंगे, तो वो जो एक हॉलोकॉस्ट का जो एक रिएक्शन था उसके चक्कर में वो जवाब आपको शन किया जाता था। बट फॉर द लास्ट सेवरल डेकेड्स जो कोशिश की है नोम चॉम्स्की जैसे लोगों ने, इलान पेपे जैसे लोगों ने, और जो इकबाल अहमद और बहुत सारे लोग दीगर जो नाम एडवर्ड सईद वगैरह, इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके, और आज वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर की बात हो रही है। लेकिन मेरा इसमें बुनियादी जो इख्तलाफ, या इसको आप कह लें कि मैं इसे समझता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी हमारे लिए वर्क नहीं कर पाएगी, उसकी वजह यह है कि हमारा जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हम जाकर उनसे एंगेज करने की कोशिश कर भी रहे हो, लेकिन जब हमारी एक फैक्ट है, हमें नज़र आ रहा है कि हम अपने मुल्क के अंदर हमारी रियलिटीज़ क्या हैं, वो बिल्कुल ऐसी रियलिटीज़ हैं जिनसे हम जो है वो छुपा नहीं सकते उनको। हम उनकी यूनिवर्सिटी में जाके उनको क्या बताएंगे? फॉर एग्जांपल हमारा, और मैं एक और चीज़ भी है, लेकिन अब हमारी जब ये सारी की सारी स्टैट्स होंगे तो हम उनकी यूनिवर्सिटी में जाके उनको ये कैसे बताएंगे कि भाई आप हमारे जैसे हो जाएं या हम आपके जैसे हो जाएं। सेकेंड, तो हमारी जो पॉलिसीज़ होती हैं, ये जो 5th जनरेशन वॉरफेयर वाली जो बात होती है कि जी हम अपना पॉजिटिव इमेज जो है वो प्रोजेक्ट करें दुनिया के सामने, प्रोजेक्ट कैसे करेंगे जब हमारे इमेज जो है वो दरअसल ऐसा होगा। और मैं इस बात से इस हद तक तो इत्तेफाक करता हूँ कि जो उनकी वेस्ट की जो इंटरवेंशंस हैं यहाँ ईस्ट के अंदर, जो लिबिया के अंदर है या अफगानिस्तान के अंदर है या जो दीगर जगहों पर है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये सिर्फ, और कॉलोनियलिज्म को इसका बहुत बड़ा जो है वो मौजब करार दिया जाता है मुस्लिम वर्ल्ड में एक्सट्रीमिज्म का, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि सिर्फ ये रीज़न नहीं है। हमारी जो अपनी थियोलॉजी है, फॉर एग्जांपल आप पीछे चले जाएं, शेख इब्न तैमिया को अगर आप पढ़ेंगे, उनकी क्या
उनका उनका वर्जन क्या है, और इस्लाम उस वक्त असेंडेंट पे था। मतलब ये नहीं था कि मुसलमान जो है वो पीछे की तरफ धकेले जा रहे हैं, उस वक्त तो कोई इस तरह का इशू नहीं था। इमाम अहमद बिन हंबल को अगर आप पढ़ेंगे, और बहुत सारे इस तरह के वाकयात हैं। हमारी पूरी जो दारुल हर्ब और दारुल अमान और दारुल इस्लाम के जो हमारे कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर के, हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, ये दारुल इस्लाम है, हिंदुस्तान में रह रहे हैं अंग्रेज के दौर में तो ये दारुल अमान है, लेकिन अगर मुसलमान हिंदुस्तान में रह रहे हैं हिंदू डोमिनेंस के अंडर तो वो दारुल हर्ब बन जाएगा। तो हमारे ये भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हमारे थियोलॉजिकल डिबेट्स भी इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप देखें ना, हम वहां पर जाके फॉर एग्जांपल एंगेज कर रहे हैं कि जी आप देखें, हमारी बात को सुने, हमारी बात को समझोगे कि भाई आपने आसिया बीवी के साथ क्या किया है। आपने जो है वो क्या कहते हैं, जब आपके लॉ पास हुआ था ये 2017 के अंदर, एक जिसमें सिर्फ एक उसको आई आई डिक्लेयर कर दिया था, या आई से इट ऑन ओथ की जगह आई डिक्लेयर कर दिया था तो कि मैं अहमदी नहीं हूं, तो उसके ऊपर आपने किस तरह से रिएक्ट किया। आपके वजीर आजम को साबिक को जूता पड़ा, आपका एक जो सिटिंग फॉरेन मिनिस्टर था उसके ऊपर मुंह पर स्याही फेंक दी किसी ने, आपका एक इंटीरियर मिनिस्टर था उसको गोली मार दी किसी ने। तो ये जब आप कर रहे होंगे, और फिर साथ आपके जो टीएलपी जो है वो, अगर आपने आसिया बीबी को इजाजत दे दी है, जो सलमान तासीर के साथ हुआ, जो शहबाज भट्टी के साथ हुआ, आप जाकर यूनिवर्सिटीज में बताएंगे क्या? तो ये जो प्रोसेस है, इट हैज टू बिगिन एट होम। जब तक आपका ये जो घर के अंदर हालात हैं वो ठीक नहीं होते, देखें ये जो ब्लास्फेमी का इशू है ना, अब ये अभी से तो नहीं है, ये 2006 में पहली दफा खाके जो है वो पब्लिश हुए थे, और फ्रांस में नहीं हुए थे, ये गालिबन नॉर्वे या डेनमार्क में हुए थे, जहां तक मुझे याद पड़ता है। बिल्कुल। तो डेनमार्क में ये 2006 में हुआ। आपने उसका रिएक्शन क्या किया? आपने यहाँ पर तोड़ तोड़ के पिज्जा हट को आग लगा दी, आपने केएफसी को आग लगा दी, आप उनके अंदर घुसे, आपने पिज्जा हट की सारी सलाद उठा के घर लेकर आ गए, आप उसकी जो मॉनिटर्स थे वो उठाकर ले आए, आप कीबोर्ड तोड़ कर ले आए, आपने वो तो केएफसी को माल रोड लाहौर के ऊपर केएफसी को आपने आग लगा दी, और एटीएम मशीनें तोड़ रहे थे। वो एटीएम मशीन जो है वो नेशनल बैंक की एटीएम मशीन है, तो उसका कोई ताल्लुक नहीं था अमेरिका से या डेनमार्क से, लेकिन आपने उसको तोड़ने की कोशिश की। फिर वो अच्छा, वहां पर मैं ये बार बार ये कहना चाहता हूं कि मैं कहीं पर ये नहीं कह रहा हूं कि जो उन्होंने आग लगा दी है कुरान को वो कोई बहुत बहुत अक्लमंदी का काम था, या कोई वो बहुत, लेकिन आप यहां पर जब तक उसको आप एक तरह से देखिए, ये दो जो फार राइट होता है ना, मैंने ये दुनिया के अंदर देखा, ये सारी दुनिया में रिएक्शनरी होता है। ये हमेशा दूसरे को देखे कि वो ऐसे कर रहा है तो मैंने उसका जवाब देना है। जो कभी भी वो उस चीज से और ये एक विशियस सर्कल बन जाता है जिसको हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, फिर वो कुरान जलाते हैं, फिर हम उनके ऊपर अटैक करते हैं, फिर वो खाके दिखाते हैं, फिर हम उनके जाके जो है वो आज बीहेड किया है। ये नॉर्मल किलिंग नहीं है। स्लिटिंग द थ्रोट एक होता है, गोली मारना एक होता है कोई गुस्से में आके डंडे से मार देना। जो चेचन था उसने टीचर को गला काटा है उसका, और आज जो फ्रांस के अंदर खातून को मारा है उसको बिहेड किया है, उसके कुल्हाड़ा मारा है गर्दन के ऊपर, एंड शी वाज बिहेडेड। दिस इज नॉट नॉर्मल, ये क्रूअल्टी है। और ये क्रूअल्टी जो है, और जिस तरह से वो, अब आप देखें उनका जो सोचने का तरीका है ना, वो यहाँ से बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म था, एक फ्रेंच कॉलोनियलिज्म है। अगर इन दोनों को भी आप देख लेना मिला के, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो ब्लास्फेमी लॉ है वो ब्रिटिश एरा का है। वो यहाँ पर क्यों है? क्योंकि ब्रिटिश थॉट इन अ डिफरेंट वे, दे थॉट कि भाई हमने मुसलमानों को और हिंदुओं को और एक दूसरे के रिलीजन्स को जो है वो रिस्पेक्ट देनी है, वो हमारे, और वो विक्टोरियन कुछ उनकी अपनी भी कुछ चीजें थी जिसकी वजह से वो समझते थे कि ये नहीं होना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड फ्रांस जो है उसका पूरा कॉलोनियल प्रोजेक्ट भी जो था वो बिल्कुल डिफरेंट था। वो उस वक्त भी असिमिलेशन के लिए इसी तरह से जबरदस्ती जोर के उनके यहाँ भी जो है ना वो उनके यहाँ तब भी ब्लास्फेमी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। वो तब भी जबरदस्ती उनको फ्रेंच वैल्यूज को प्रोजेक्ट करना चाहते थे। वो तब अब भी उनका बिल्कुल इसी तरह से चल रहा है कि वो फ्रेंच वैल्यूज को प्रोजेक्ट करने के लिए वो जबरदस्ती लोगों को ये कह रहे हैं कि जी आपने हिजाब नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल मैं भी हिजाब के खिलाफ हूँ, मैं ओपनली कह रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर बैठकर कह रहा हूँ, फिर मैं एक मर्द हूँ, आप दो खवातीन हैं, अगर आप लोग ये समझती हैं कि हमें हिजाब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये कंप्लीटली योर चॉइस है ना। आई कैन गिव एन ओपिनियन, लेकिन मैं इम्पोज कर दूं कि आज से आप हिजाब लेंगी या आज से आप हिजाब नहीं लेंगी, तो ये फिर एक इम्पोजिशन होगी। तो ये जो है वो फ्रांस का भी एक प्रॉब्लम है कि वहां पर बार बार जो है वो इस तरह से किया जाता है। मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं इस हवाले से जो मेरा जो पॉइंट है वो सिर्फ इतना है कि जब आपके अपने घर पे ये सारे के सारे मसाइल होंगे तो फिर आप ओआईसी को छोड़ के एक नई 50 मुल्कों की तंजीम बना लें, आप 200 मुल्कों की तंजीम बना लें, आप जो मर्जी करते रहें, जब तक आपने अपने जो वो है ना कि आपके अपने जो है वो द किंग इज नेकेड, तो जब तक आप खुद मसला अपना हल नहीं करते ना, तब तक आप दूसरों को जो मर्जी कहते रहे वो आपकी नहीं सुनने वाले। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे 100% एग्री करती हूँ। जी मुदस्सिर,
आपने बात सुनी, क्या कहेंगे? आप समझते हैं कि लॉ बन सकता है इसके ऊपर? अच्छा, मैं इस पे इससे रिस्पॉन्ड करूँगा। देखिए, हाँ, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसे इश्यूज़ नहीं हुए जिस तरह के ये बताया कि हिंदुओं के जो थे टेम्पल्स उनको तोड़ा गया। लेकिन देखिए डिफ़रेंस क्या है फ्रांस और पाकिस्तान या और मुस्लिम कंट्री में, यहाँ पे गवर्नमेंट लेवल पे, स्टेट लेवल पे ऐसे चीज़ों को एंडोर्स नहीं किया जाता। फ्रांस ने प्रेसिडेंट लेवल पे इसको एंडोर्स किया जा रहा है। तो ये एक आप देखें, ये एक देखने वाली चीज़ है कि अगर पाकिस्तान में ऐसा होता है तो बाद में वो लोग अरेस्ट भी होते हैं, उन पे केसेस भी चलते हैं। मीडिया उसको रिपोर्ट ना करे तो वो अलग चीज़ है, या वो ऐसी चीज़ें लाइक कम हो जाए, लोग ज़्यादातर अरेस्ट ना हो, लेकिन स्टेट इसको एंडोर्स नहीं करती, स्टेट एनकरेज नहीं करती। फ्रांस में ये एनकरेज हो रहा है, ये एंडोर्स किया जा रहा है। उसके लिए फिर एक और चीज़ है कि अगर ये इफ़ेक्टिव कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, देखिए अभी जो एक उधर एक एनवायरनमेंट चल पड़ा है, ये सारे इशू, ये हेट्रेड है, एक ये जनरल हेट्रेड का चल रहा है। आपने इसको एड्रेस करना है। आपके घर में मसला है, ठीक है, लेकिन ऐसा ये नहीं होता कि आप अपने सारे मसले ठीक करके फिर दूसरों को एड्रेस करते हैं कि भई चूँकि हमने ये कर लिया है। फिर यूरोप में इस टाइम कई प्रॉब्लम्स हैं। यूरोप जिस टाइम आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले जब जर्मनी डिवाइडेड था 80s में, तो तब भी यूरोप जो था वो बाकी कंट्रीज़ को डिक्टेट कराने की कोशिशों में था। पॉइंट ये है कि आप सब कुछ 100% सही सॉर्ट आउट करके दूसरों की तरफ मतवज्जो नहीं होते। आपने अगर फ्रांस को एंगेज करना है तो आपने स्टेट लेवल पे करना है, आपने ग्रास रूट लेवल से लेके ऊपर टॉप डिप्लोमेटिक ऑफिशियल लेवल तक एंगेज करना है। और जिसकी वजह से मेरी एक ये ओपिनियन थी कि आप अगर उसको यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स में लेके जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट पूरे यूरोप पे होगा। क्योंकि वो जो डिसीजन होगा वो पूरे यूरोपियन मेंबर स्टेट्स हैं उनके लिए होगा। वो 47 मेंबर स्टेट्स हैं यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स के। तो जो यूरोपियन कोर्ट का डिसीजन आएगा वो सब पे आएगा। और फिर जब देखिए यूरोपियन कोर्ट के सामने भी होगा कि मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और एक एक तरफ ये इश्यू है, और जब उनकी ऑलरेडी रूलिंग्स है कि एक राइट दूसरे राइट को कट नहीं कर सकता, दूसरे राइट को लिमिट करने के लिए यूज़ नहीं हो सकता, तो आपके देयर इज़ क्वाइट अ प्रोबेबिलिटी कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उसको एड्रेस किया जाएगा। फिर एक चीज़ और है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अनलिमिटेड नहीं है। अगर ये अनलिमिटेड होता तो डेफमेशन के लॉज ही ना होते। तो देयर आर लॉज देयर कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लिमिट करते हैं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, और ये कोई आई थिंक दूसरे का फ्रीज मारना। जी जी, अच्छा, अला ने हमें ज्वाइन कर लिया दोबारा। अला, लास्ट कमेंट आपकी तरफ से, आप समझती हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट कुछ कर पाएगी, या जैसे बाइकआउट का शोर मचा रहे हैं ये करते रहेंगे, या ये किसी और मेन इशू से जो है वो अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं मुदस्सिर ने जो बात की जरा ब्रीफली इसके ऊपर एक कमेंट कर दूं। जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने स्टेट लेवल पे इसको एंडोर्स नहीं किया, चले हमने वहाँ के प्रेसिडेंट की तरह क्लियरली नहीं कहा कि हाँ हम इसके साथ हैं, लेकिन स्टेट एंडोर्स करती है ना। आप देखें कि जब खादिम रिजवी जैसे लोग फैजाबाद के अंदर इस्लामाबाद को स्टैंड स्टिल पे लेते हैं और वो कहते हैं कि सारे आसिया बीबी को हैंग कर देना चाहिए, उसके ऊपर सारे जो एलिगेशन थे ब्लास्फेमी के, वो कोर्ट ने उसको फ्री कर दिया, उसको रिलीज कर दिया। उससे कहा कि कोई ब्लास्फेमी नहीं हुई थी, कोई उससे तौहीन रसालत नहीं की थी। वो जो है वो कहता है कि इसको हैंग कर देना चाहिए। वो फैजाबाद के अंदर आता है, एक पूरी हुकूमत जो है उसको डिसलॉज करने की, उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाती है। एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सपोर्ट करती है ऐसे लोगों को। इसको हम स्टेट एंडोर्समेंट नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? कि वो अब मेरे ख्याल से अगर खादिम रिजवी खुद चाहता तो क्या वो मतलब इतनी ज्यादा उनके इन ग्रुप्स के अंदर नहीं पावर होती कि वो खुद से करें। जब तक स्टेट उनको अलाउ करती है तब ये इस तरह की, तब तक अपनी इम्प्यूनिटी को जारी रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले ये फैजाबाद तो चले पहले की बात है, अभी आप देख लें कुछ अर्से पहले ही, कुछ लास्ट मंथ की बात है कि ये बाहर निकले हुए थे, इस्लामाबाद में शिया काफिर के स्लोगन्स लगा रहे थे। तो ये क्या इस तरह उसके बगैर कर सकते हैं इनको? आप देखें कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव रिलीजियस हार्मनी के ऊपर लगाए हुए ताहिर अशरफी साहब को, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल बन गए। ताहिर अशरफी का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें, वो लश्कर जंगी के जो चीफ है मलिक इसहाक, जिसने खुद कन्फेस किया है कि मैं शियों को मैंने कत्ल किया है, मैं और शियों को कत्ल करूंगा, मैं पाकिस्तान के अंदर से शियों को जो है वो खत्म कर दूंगा। वो खुद कन्फेस कर रहा है। उसको उसके साथ उनकी तस्वीरें हैं, वो उनके नॉन लिंक्स हैं मलिक इसहाक के साथ। बाकी जो सेक्टेरियन टेररिस्ट आउटफिट्स हैं
जो मैस मर्डर के अंदर इन्वॉल्व है उनके साथ, उसको आपने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव अपना लगा दिया प्राइम मिनिस्टर ने सिर्फ सऊदी अरेबिया को अपील करने के लिए। तो आप कैसे, ये एंडोर्समेंट नहीं है तो और क्या है कि आप कह रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं माइनॉरिटीज को कि जो लोग ऐसे करते हैं, जो लोग आपके खिलाफ होने वाले जुल्म को जो जस्टिफाई करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो हम उनको उनके साथ बैठेंगे। आप मतलब बहुत सारी, ये तो एक कोई मिसाल नहीं है, बहुत मिसालें ऐसी हैं कि मिनिस्टर्स जा रहे हैं उनकी रैलीज के अंदर जो इस तरह की हेट स्पीच कर रहे हैं, तो आप माइनॉरिटीज को ये मैसेज देते हैं। हमने क्या कभी भी ऐसे अपनी यहाँ की रिलीजियस माइनॉरिटीज को फील नहीं करवाया कि हम जो है वो उनके खिलाफ जो लोग हैं जो उनको मारना चाहते हैं उनके मजहब की बुनियाद पे, उनके साथ हम खड़े हैं। हम तो हर रोज ऐसा होता है, हमारा कोई ना कोई पॉलिटिशियन, कोई इस तरह के जो वो हैं वो जा रहे होते हैं। आप देखिए हमारे जलसों के अंदर बेचारे अहमदियों का ना कोई लेना देना होता है उस बात से, उनके ले दे के उसके ऊपर आ जाती है कि अहमदी काफिर होते हैं, उनको मार देना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से उनको बैन कर देता है। आप देखिए अहमदीज के साथ जो ट्रीटमेंट होते हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने के अंदर जो बात लिखी हुई है, वो उसकी वजह से ही है कि आप उनको अपना फेथ प्रैक्टिस नहीं करने देते। वो अगर कब्रिस्तान के अंदर उनकी कब्र के ऊपर कलमा लिख दिया अगर वो अहमदी है, तो पुलिस जाके उसको हटा देती है। ये स्टेट एंडोर्समेंट नहीं है परसिक्यूशन की, तो और क्या है, और इसकी क्या एग्जांपल हमें मिलेगी? तो हमें ये तो पाकिस्तान में अस्सलाम वालेकुम नहीं सकते हैं। मुझे एक अहमदी एक साहब ने ज्वाइन किया था, वो पेपर्स लिखते हैं यूके से, वो कह रहे थे अस्सलाम वालेकुम अगर कोई बोले तो उसको 2 साल के लिए जेल में डालो। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल, और ऐसे वाकयात हुए हैं, उनको अरेस्ट किया गया है। लाहौर के अंदर मेरे ख्याल से कुछ सालों पहले ऐसे वाकया हुआ था कि वो कुरान पाक को जो है वो पढ़ रहे थे, तो उस बात के ऊपर उनको सजा मिल गई कि आप क्यों कुरान पढ़े। मतलब इस हद तक हम वो करें, और वो क्यों हो रहा है ये इसलिए कि हमारे आइन के अंदर लिखा हुआ है ना कि ये लोग जो हैं, ये पर्टिकुलर जो लोग हैं जो इस फेथ को प्रैक्टिस करने वाले हैं, इनको हमने एक तरह से इनको बैन किया हुआ। इनको आपने इंसान को माइनॉरिटी भी नहीं समझते। माइनॉरिटी कमीशन में उनकी शामिल होने की बात हुई, उस पर उनको मसला था कि ये माइनॉरिटी नहीं है। तो ये क्या मतलब इस टाइप का आप करते हैं, और वो सिस्टमेटिक तरीके से होता आया है। कोई हमें ऐसा नहीं मिलेगा, कोई हेड ऑफ द स्टेट, इवन वो लोग जो सेक्युलर अपने आप को या प्रोग्रेसिव कहते हैं, जो इसको कंडेम करे पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो आप देखें कि आतिफ मियां जो है, उनको इमरान खान ने लगाना था एडवाइजर, वो नहीं हो सका क्योंकि ये राइट विंगर्स जो थे वो कह रहे थे। तो आप ये स्टेट, आप जब ऐसा आपने किया कि एक उनकी कम्युनिटी का एक इतना जो है वो स्किलफुल और अकम्पलिश्ड एक इंडिविजुअल है, उसको आपने सिर्फ उसके फेथ की वजह से कहा कि आप नहीं आ सकते। और अब रिसेंटली उनको कराची यूनिवर्सिटी किसी एक IBA के अंदर उन्होंने लेक्चर देना था, वो जो है वो कैंसिल हो गया। तो आप फिर एक पूरी कम्युनिटी को मैसेज दे रहे होते हैं कि ये देखिए, हम आपके जो इतने ब्राइट लोग हैं, जब हम उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे तो आप पूरी कम्युनिटी जो है वो हमारे लिए हम स्टेट उसको नहीं एक्सेप्ट करती और हम आपके खिलाफ हैं। तो इसलिए कि हमें तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं ऐसा कहना चाहिए कि फ्रांस जो है वो कर रहा है और हम नहीं कर रहे। हमने कभी भी, आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर ने या किसी को, सिर्फ इस गवर्नमेंट की बात नहीं, किसी भी पहली गवर्नमेंट ने कभी ये माइनॉरिटीज के साथ जिस तरह से करना चाहिए, अहमदी कम्युनिटी के साथ जो वायलेंस उनके खिलाफ होता है, उसके जाके उनको रीअश्योर कराएं, उनसे इस तरह की कुछ 1-2 बातें कर दें कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम इसको जस्टिफाई नहीं करते। कभी ऐसा नहीं होता। ऑन द कॉन्ट्ररी, इनकी जो लीडर्स हैं वो पार्लियामेंट के अंदर स्पीचेस ऐसी कर रहे होते हैं जो और ज्यादा जस्टिफाई उस वायलेंस को कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में हम ये कहने की पोजीशन में बिल्कुल नहीं। दूसरा ये कि अगर इतना ज्यादा इनको आउटरीच हुई, तो मैंने पहले नहीं पता इंटरनेट को क्या हुआ, बार-बार सबके बारी-बारी फ्रीज हो जाता है। ये मेरा नहीं बंद होता, बहुत अच्छा है इंटरनेट मेरा। पता नहीं, आई डोंट नो आज क्या हुआ है, किसी ने कोई पढ़ अच्छा, मैं इसमें एक छोटी सी चीज, एलिया ने जो बात की, दिमाग में कुछ चीजें थी, मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि देखें ये स्टेट एंडोर्समेंट जो है ना, वो बहुत एक, हमने सेकंड अमेंडमेंट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो बिल्कुल क्लियर है, और हमने उसके अंदर स्टेट लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन को एंडोर्स कर दिया है। दुनिया के अंदर शायद कहीं पर ऐसा ना होता हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये लिखा जा रहा हो। दूसरी चीज, जो आपने अस्सलाम वालेकुम की बात की थी, अभी इस साल कई मुकदमे दर्ज हुए हैं जिसके अंदर कुर्बानी का जानवर जो है वो करने की वजह से, और हर साल होता है, हर साल बकरीद के ऊपर रिपोर्ट ना करने की वजह से, और जो मुदस्सिर ने ये बात की कि रिपोर्ट ना हो उसकी वजह से, देखें रिपोर्ट ना होना एक बहुत सीरियस मामला है।
रिपोर्ट ना होने का मतलब यह है कि जब तक आप रिपोर्ट नहीं करेंगे कि कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर एग्जिस्ट करती है, तब तक उसकी सोसाइटी में उसके हवाले से बात उनके दिमागों में नहीं बैठेगी। जब तक आप फॉर एग्जांपल आप दहशतगर्दी जो है उसके बारे में रिपोर्टिंग पाकिस्तान में खत्म हो जाती, तो जो बंदा नहीं मर रहा है या जिसका कोई रिश्तेदार नहीं मर रहा, पाकिस्तान में टोटल कितने लोग हैं? 70,000, 1 लाख, तो 1 लाख लोगों के रिश्तेदार 10-10, 20-20 लगा लें तो ज्यादा से ज्यादा 50 लाख। तो बाकी जो 19.5 करोड़, 20.5 करोड़ लोग हैं, उन लोगों को तो कभी पता भी नहीं चलता कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। दूसरी चीज, सेकंड अमेंडमेंट की मैंने बात की, जो जिया के दौर के अंदर मजीद उस सेकंड अमेंडमेंट के अंदर उसको मजीद लॉज को सख्त किया गया। उसको अगर आप देखें तो उसके मुताबिक वो सलाम नहीं कर सकते, वो जनाजा नहीं पढ़ सकते, वो कुरान नहीं पढ़ सकते, वो जो है वो ऐसी कोई भी चीज वो अगर करेंगे, ये सिंपल अल्फाज में ऐसी कोई जो लिखा हुआ है वहां पर, और उसकी फिर मिसालें दी हुई हैं क्या क्या चीजें हैं, वो ऐसी कोई भी चीज अगर वो करते हैं जो कि मुसलमानों जैसी हो, तो उसका फॉर एग्जांपल वो अपना नाम मोहम्मद नहीं रख सकते, मोहम्मद अली, मोहम्मद इरफान, अली, अबू बकर वगैरह वो अपना नाम रखेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो मुसलमानों जैसे अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं वो। अच्छा, आपका जो फोर्स कन्वर्जेंस का प्रॉब्लम है वो क्यों है? वो इस वजह से है कि आपका जो उसको 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 ठीक करने के लिए जो एक प्रॉब्लम, उसका एक सोल्यूशन निकाला था पीपीपी ने, सिंध गवर्नमेंट ने पीपीपी की, कि हम इसकी जो मिनिमम एज है वो 18 ईयर्स कर देंगे। तो उससे ये होगा कि क्योंकि जो निकाह कर दिया जाता है वो भी, और जो उसका जो कन्वर्जन है वो भी जो है वो जेन्युइन होने की, और उसको छोटी उम्र की बच्ची माइनर को ना उठाकर कोई लेकर जाए, उसको रोकने के लिए उन्होंने एक काम किया था। तो उन्होंने ये किया था कि 18 इयर्स को मिनिमम एज कर दिया था शादी के लिए। पंजाब ने वो नहीं किया। पंजाब गवर्नमेंट लेकर आई, अभी थोड़ी देर से पहले नया दौर के ऊपर बात करते हुए शहजा फातिमा ख्वाजा जो हैं पीएमएलएन से, उन्होंने कहा कि हमने इसके ऊपर काम किया और हमारी अपनी पार्टी के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग, पीटीआई के लोग, उन सब ने इसको, और जेयूआई वगैरह को तो छोड़ देना, वो तो है ही मुल्लाज है ना, लेकिन जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने सबने ये इसको अपोज किया कि आप ऐसा ना करें। अभी जो सीआईआई की अपनी जो कमेटी की फाइंडिंग्स हैं वो ये कहती हैं कि 18 इयर्स एज जो है वो सिंध के अंदर है, पंजाब के अंदर क्योंकि वो नहीं है, तो वहां से लोग लड़की को उठाते हैं, डेरा गाजी खान या डेरा रहीम यार खान आते हैं, वहां पर शादी करते हैं, पंजाब के लॉज अप्लाई होते हैं, एंड दे गो बैक, और आपको उसका फिर कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि निकाह यहाँ पर नहीं हुआ हुआ। तो ये स्टेट एंडोर्समेंट्स हैं ये सारी की सारी। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि पाकिस्तान में नॉन मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकता, प्रेसिडेंट नहीं हो सकता, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं हो सकता, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा नहीं रख सकता। ये स्टेट लेवल पर एंडोर्समेंट है। आप फोर्स कन्वर्जेंस का कुछ नहीं कर सकते। आप जो है वो अहमदीज को, अभी आप बात करके देखें, अली मोहम्मद खान आपका जो हशर करेगा पार्लियामेंट के अंदर, आप सोच नहीं सकते। आप जरा कोशिश करके देखें कभी, आपका मुशाहिदुल्लाह खान जो हशर करेगा, आप सोच नहीं सकते। मैं अभी मौलवी अताउर रहमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मौलाना फजलुर रहमान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अकरम दुरानी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं जो ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके जो मेंबर्स हैं वो आपको उधेड़ कर रख देंगे अगर आप इस तरह की कोई बात करेंगे। आप जरा जाकर सड़क पर खड़े होके, मैंने एक दफा, मेरा एक दोस्त था, अब इसकी वजह से कोई मुझे ही ना मार दिया कि मेरा दोस्त अहमदी क्यों है, तो मेरा एक दोस्त था, तो मैं उसके साथ बात करता हूँ, मैंने मजाक में उसको कहा, यार तुम झूठ बोलते हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। उसने कहा चले काम करते हैं, मैं अभी हम लक्ष्मी चौक के पास खड़े हुए थे, तो कहता है कि मैं लक्ष्मी चौक में हम बैठे हुए हैं, तो हम ना बाहर बीच चौक में जाके खड़े होते हैं, मैं ऊंची आवाज में लगाऊंगा मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हूँ, और तू वहां पर खड़ा होकर कह कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अहमदी हूँ, देख ले तो क्या होता है तेरे साथ। तो ये पाकिस्तान में हालात हैं। हमें जो है ना वो अपने बारे में हुस्न ज़न बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। हमारा कोई चक्कर नहीं है। हम दुनिया में देखें, इसको इससे ज्यादा इससे क्या मैं एक्सप्लेन करूं, आप नंबर्स उठाकर देख लें। More than 1,000 forced conversions are taking place in this country. जुनैद हफीज जो है वो पिछले 6 साल से जेल में बैठा हुआ है। आप लोगों को उठाते हैं। अच्छा, स्टेट की बात है, किसने उठाया था अहमद वकास गुरैय को? वो अब जिस तरह की बातें करता है, वो वहां पर बैठ के हमारे स्टेट के इंस्टीट्यूशन सोचते होंगे हमने क्या गुनाह कर दिया, हमने गलती कर दी है। आसिम सईद ने क्या, आसिम सईद को क्या इन्होंने सबके ऊपर, वो सलमान हैदर, और इन्होंने सबके ऊपर क्या इल्जाम लगाया कि जी ये भैंसा पेज के एडमिन थे। तो क्या ये स्टेट का जो है वो डिसेंट को क्रश करने का और मजहबी डिसेंट को क्रश करने का, और वो भैंसा पेज के एडमिन थे भी नहीं, उसको यूज कर रही थी गवर्नमेंट और स्टेट, या जो भी आप उसको कहें, आप, मैं इदारे का नाम नहीं लेता, लेकिन जो भी आप उसको कह लें, वो उसको यूज कर रहे थे इस भैंसा पेज को कि भाई यहाँ पर क्योंकि ब्लास्फेमी होती है, इनके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाओ। चौधरी निसार अली खान के स्टेटमेंट्स पढ़ें आपने किस तरह, जो मैं क्योंकि दुनिया न्यूज में उस वक्त काम करता था, चौधरी निसार साहब जो है वो हर संडे को जो है ना वो हमारा थोड़ा सा जरा डाउन डे होता था कि यार आज खबरें इतनी ज्यादा नहीं होंगी, जरा सुकून करेंगे, चिल करेंगे, बैठेंगे, और
उस दिन चौधरी निसार साहब आ जाते थे और 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और रोजाना की जिस फेसबुक के ऊपर ब्लास्फेमी हो रही है, यूट्यूब के ऊपर ब्लास्फेमी हो रही है और मैं सारा सोशल मीडिया बंद कर दूंगा ब्लास्फेमी, क्योंकि मेरे नजदीक जो है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई हमारे नजदीक आप हमें क्या समझते हैं कि हमारी कम है? टीवी के ऊपर भी ब्लास्फेमी हो रही है, यूनिवर्सिटीज के अंदर के सारी चीजें जाके बंद कर दें। यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर पाबंदी लगी, आज तक हम उससे रिकवर नहीं कर सके हैं। आज तक पाकिस्तान में यूट्यूब के ऊपर जो कम्युनिटी बिल्ड हो सकती थी उन 2-3 सालों में 2012 से 14 तक हमने बैन रखी है, आज तक हम उससे रिकवर नहीं कर सके। आप कभी फेसबुक बंद कर देते हैं, कभी आप कहते हैं जी व्हाट्सएप बंद कर देंगे, कभी आप कहते हैं यूट्यूब बंद कर देंगे, और चाहे आप उसको सियासी वजूहात की बिना पर ही कर रहे हो, लेकिन आप करते तो हैं। लेकिन ये जो बहुत मजहबी लोग आते हैं ना, जो बहुत मौलवी टाइप के जो बहुत बनते हैं, इनसे पूछे ना कि 1,24,000 पैगंबर बताए गए थे, इनसे कहें कि 500 के नाम बता दें, ये वो भी नहीं बता सकेंगे। इनको पता है कुरान में भी 100 के 500 के बता दें, 1,000 बता दें, 1,24,000 में से चले 1,000 नाम बता दें। मैं तो ये मानती हूँ कि गौतम बुद्ध का आप सिर्फ पैगंबर और राम भी पैगंबर होंगे, जो कम्युनिटी के हैं, जितने उनके देवता जो है जैसे राम है, वो मैं तो उन्हें भी समझती हूँ कि पैगंबर होंगे। ये गलत आप ये टेस्ट निकाल दें, आप सिर्फ ये टेस्ट कर लें, अभी आप जाएं और किसी भी मदरसे में खड़े होके मौलवी जहां पर सारे बैठे हो ना इकट्ठे हो, उनसे पूछें भाई फ्रांस का वीजा फ्री मिल रहा है, किस किसने लेना है? तो उससे इनके कितने मुसलमान है ये भी पता चल जाएगा, उधर ही पता लग जाएगा क्या होता है। बिल्कुल, या जिनके पास पासपोर्ट है, जैसे वो डॉक्टर परवेज हुसैन ने एक दफा एक वो टॉक थी उनकी, मैं यूट्यूब पर देख रहा था कुछ अर्सा पहले, उन्होंने कहा कि मैं एक जगह पर बैठा हुआ था और मैंने वहां पर लोगों से पूछा कि आप बताएं कि दुनिया में अगर आप, तो कुछ लोगों ने कहा कि पाकिस्तान में शरीयत होनी चाहिए, तो मैंने अपनी क्लास से पूछा कि आप बताएं कि कितने जो परसेंट हैं वो समझते हैं कि शरीयत होनी चाहिए। उन्होंने बहुत सारों ने हाथ खड़ा कर दिया, तकरीबन सारों ने खड़ा कर दिया। आपको पता है 2010-11 का जिक्र है, उस वक्त सारे शरीयत चाहते थे पाकिस्तान में। उन्होंने कहा जी शरीयत जो है वो सारे चाहते थे। उन्होंने कहा अच्छा बताएं कि दुनिया में कितने ममालिक हैं, ईरान जो समझते हैं कि वहां पर आपके ख्याल में शरीयत है? उन्होंने कहा जी ईरान और सऊदी अरेबिया। तो फिर डॉक्टर हुदभॉय ने कहा कि अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आप एक किसी वजह से पुलिस ने आपको पकड़ लिया है, आपने वो क्राइम नहीं किया हुआ, आप क्या चाहते हैं दुनिया में कौन सा मुल्क हो, वो सऊदी अरेबिया, ईरान या यूके? तो सिर्फ एक ने कहा ईरान और बाकी सब ने कहा यूके, सऊदी अरब का एक भी नहीं था। तो ये आपका खुद भी शरीयत के बारे में क्या व्यू है? ये मेरे वालिद साहब बहुत पहले ना 2008 के इलेक्शन से पहले की बात है, मैंने कहा जी दोबारा एमएमए ना हुकूमत में आ जाए, तो उन्होंने कहा कि बेटा यहाँ पर जो है ना वो जब आदमी कहता रहेगा तुम्हें शरीयत शरीयत, लेकिन जब वो वोट देने जाता है ना तो उसे भी पता है कि मुझे शरीयत वारा नहीं खाती। वारा नहीं खाती। अभी 2 दिन पहले मुदस्सिर, मुझे किसी ने फेसबुक पे लिखा, कोई फेक आईडी थी पाकिस्तानी की, और मुझे कहता है कि इसको मरने के बाद जलाएंगे, जला देना चाहिए। तो मैंने कहा कि मेन पर्पस तो बॉडी डिस्पोज ऑफ करना होता है, जला दो या गाड़ दो, क्या फर्क पड़ता है? तो उसके ऊपर वो फिर अपने वो भाषण उसके शुरू हो गए थे। मुदस्सिर, लास्ट कमेंट 1 मिनट आपका, बोलिए। बेसिकली एक्सट्रीमिज्म वो किसी भी कंट्री में हो, वो कभी भी सोसाइटी को इवॉल्व नहीं करेगा। और हम पाकिस्तान में ऐसा माइंडसेट नहीं इवॉल्व कर पा रहे कि जो चीज़ें हम दूसरों में नहीं देखना चाहते वो हम अपने में भी ना देखें। हम ऐसा माइंडसेट नहीं इवॉल्व कर पा रहे कि हम थोड़ा लाइक जो एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है उससे निकले हमारा। और उसकी वजह एक ये कि हमारा यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम नहीं है। हमारे एजुकेशन सिस्टम ही कोई पैरेलल 3 किस्म के तो एजुकेशन सिस्टम चल रहे हैं, जिसमें मदरसा सिस्टम है, फिर उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम। रिजल्टेंटली हमारी सोसाइटी ऑलरेडी बड़ी पोलराइज डेवलप हो रही है। तो यही वजह है कि जो हमारे स्टेट लेवल पे भी जो एक्शंस आते हैं वो बड़े एक वेग से होते हैं। कुछ मिनिस्टर्स होते हैं जो एक ही पार्टी के होंगे, एक गवर्नमेंट में होंगे, लेकिन कुछ मिनिस्टर होंगे वो लेफ्टिस्ट साउंड करेंगे, कुछ बड़े हार्डकोर राइटिस्ट साउंड करेंगे। तो ये जो एक्सट्रीम एंड्स संभाले हुए हमने अपनी सोसाइटी में, जब तक हम इनको एड्रेस नहीं कर लेंगे तो हम अपना पॉइंट अक्रॉस द टेबल कन्वे नहीं कर सकेंगे। हैविंग सेड दैट, आई थिंक के बजाय इसके कि हम ये कहें कि नहीं हम बाकी की दुनिया से नज़र बंद कर लें और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें, या अपने से नज़र बंद कर लें और बाकी की दुनिया पे फोकस करें, तो ये भी 2 एक्सट्रीम अप्रोचेस होंगी। हमें न्यूट्रल अप्रोच लेनी है। पाकिस्तान में भी हमें चीज़ों को रेक्टिफाई करना है। और जो यूरोप की साइड पे जो हो रहा है, देखिए वो लिटरेट सोसाइटी है, आप उनको लिटरेरी मीन्स के थ्रू एंगेज करें। आप उधर जो आपको जिस तरह इस्लामोफोबिया का है उधर इशू, आप उसको लिटरेरी मीन्स के थ्रू एंगेज करें, वो आपका एड्रेस होगा। एट द सेम टाइम आप पाकिस्तान में भी इस चीज़ को एजुकेशन के थ्रू एड्रेस करें।
आप वो माइंडसेट इवॉल्व करें कि जो एक दूसरे इंसान को लाइक देखते ही ये ना समझे कि ये इंसान मेरे लिए या मेरे फेथ के लिए खतरा है। एवरीवन शुड हैव अ राइट टू लाइफ। वो किसी बेस पे नहीं जाना चाहिए। ये जो हम सोच लेते हैं कि भाई ये इंसान है, इसका ये फेथ है तो ये हमारे लिए खतरा है, इससे पहले कि ये कुछ करे इसको मार दो, ये एक्सट्रीमिज्म की बुनियाद डाल रहा है और यही चीज़ एड्रेस नहीं हो रही है। इस चीज़ को हमें एड्रेस करना है। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच एंड आई होप कि हम जल्दी दोबारा किसी टॉपिक पे साथ होंगे। आज तो खैर मैंने अली को भी बड़ा परेशान किया, बस सभी आ जाए, बट आई होप कि नेक्स्ट टाइम हम पहले से अच्छे से टाइम सेट करके, और फिर खुदा करे ये इंटरनेट भी ठीक चल रहा तो फिर हम दोबारा मिलते हैं, क्योंकि इस तरह की डिस्कशंस होती रहनी चाहिए, लोगों को पता चले कि पाकिस्तान में एक ही तरह के लोग नहीं रहते। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।